नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में आप सभी लोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे और प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि कोविड-19 ने जो क्षति दी है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें प्रयास तो करते ही रहना पड़ेगा। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आईपीसी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर आप लोग यूपीएसआई एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और क्लैट के छात्र हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो प्लीज पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग नोट करते चलेंगे, ताकि आपकी स्कीमा में वो देर तक बना रहे। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें धारा 6 से 52 तक का वर्णन या उल्लेख किया गया है। 6 से 52 तक इस लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा, ताकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हम लोग पार्ट्स में करेंगे, 6 से 7, 8, 9 जितना भी है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आईपीसी चैप्टर नंबर 2 या भारतीय दंड संहिता अध्याय 2 और ब्रैकेट में धारा हम लोग 6 से 52 तक। ठीक है, आइए हम लोग धारा 6 को, सेक्शन 6 को या दफा 6 को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, क्योंकि डिफिकल्ट है परिभाषा। क्योंकि जब ये हमारा आईपीसी 1860 और 62 में लागू हुआ, बना, तो उस समय अंग्रेज थे। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज तो चलो ठीक है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन जो हुआ हिंदी में वो थोड़ा कठिन शब्दों में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा धारा 6 क्या बोलती है। धारा 6 हमें बताती है कि जितनी भी आईपीसी में परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं के जो भी प्रावधान हैं, उन सबको हम लोग अपवादों के अधीन रखेंगे। ठीक है, जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी को हम अपवादों के अधीन रखेंगे। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है, अब देखिएगा परिभाषाएं क्या। मैं बोलूं हिंसा, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, रेप, ये क्या है? शब्द हैं, ये आईपीसी में परिभाषित किए हुए होंगे, इनकी परिभाषा दी गई होंगी। जैसे मैं बोलूं धारा 300 मर्डर को परिभाषित करता है। तो जितनी भी इन सब की जो परिभाषाएं हैं, जो सेक्शन दफाओं में दी गई हैं, जैसे 300, 298, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर कोई क्राइम करेगा, मर्डर करता है, तो मर्डर को परिभाषित 300 में किया गया है। और उसको दंड जो है, दंड का प्रावधान है मर्डर के लिए 302 में है। तो ये जो परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं के जो प्रावधान हैं, उनके कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होंगे। और इन परिभाषाओं में, इन उपबंधों में हमें अपवाद नहीं देखने को मिलते, लेकिन इन अपवादों के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, जो हमें धारा 76 से 106 तक की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, तो मर्डर 300 में परिभाषित है, मर्डर तो हो गया, अब उसको सजा मिलेगी। लेकिन ये जो मर्डर है और 300 है और 302 है, हमें मर्डर के बारे में बता देगा, सजा के बारे में बता देगा, लेकिन यह नहीं बताता कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो है, अगर उससे क्राइम हो जाए तो वो क्राइम की कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं आएगा। यानी ये तो बता रहा है कि आपको सजा मिलेगी परिभाषा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन से अपवाद हैं कि सजा नहीं मिलेगी। तो ये जो अपवाद आ रहे हैं कि 7 साल का बच्चा क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको अपराध नहीं मानेंगे, तो ये जो अपवाद हैं, इन अपवाद जो हैं, इन सभी अपवाद जो है उनका एक चैप्टर है, वो 76 धारा से 106 तक वर्णन है। वहां पर ये बताया गया है कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी परिभाषाओं के प्रावधान हैं, उन सभी को हम अपवादों के अधीन रखेंगे। आई होप आपको समझने की मैंने जो कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अब धारा 76 और 106 तक जो बताया गया, क्या बताया गया होगा, मैं सिंपल बताता हूं। जैसे 7 साल का बच्चा है, ठीक है, वो तो क्राइम माना नहीं जाएगा अगर हो गया। तो ये जो अपवाद हैं, ये हमें 76 से 106 तक देखने को मिलेंगे। और भी अपवाद हैं वो हमें यहां पर देखने मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है, जब हम ये बोलते हैं ना कि ये क्राइम है, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि ऐसा ये कौन सी चीज है कि ये क्राइम नहीं होगा की जानकारी हमें परिभाषाओं में नहीं मिलती। और जो नहीं होगा उनकी जानकारी परिभाषाओं में नहीं मिलती, तो क्राइम नहीं माना जाएगा। ये जो नहीं माना जाएगा यही है आपका अपवाद। इन अपवादों की जानकारी 76 से 106 तक में दी गई है। यह मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है,
आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितनी भी परिभाषाएं हैं, प्रावधान हैं, उनको हम अपवादों के अधीन शामिल करेंगे। और ये जो अपवाद हैं उनकी जानकारी हमें अध्याय नंबर 4 में मिलती है, जहां पर 76 से 106 तक धाराओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा धारा 7 क्या बोलता है। धारा 7 मैं उदाहरण के माध्यम से ही समझाऊंगा आपको, ताकि चीज स्पष्ट हो सके। जैसे मैं बोलूं धारा 7 के बारे में, जैसे कोई शब्द है अपराध या हिंसा, ठीक है, या चोरी, इन सभी को परिभाषित किया गया होगा आईपीसी के किसी सेक्शन में। ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर दिया होगा, व्याख्या कर दी गई होगी। अब ये शब्द बार बार इनका उल्लेख कहीं किया गया, दोबारा उल्लेख इनका किया जाता है कहीं, तो आप ये समझिएगा, जो बार बार, जैसे हिंसा को हम लोग ने कहीं किसी दफा में एक्सप्लेन कर दिया है, अब हिंसा को जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है और जो हिंसा शब्द है अगेन बार बार आता है या रिपीट होता है, तो उसको बार बार हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आगे उसका वही अर्थ माना जाएगा जो पहले बताया जा चुका है। ठीक है, ये आपका बताता है धारा नंबर 7। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 8, हेडिंग बना लीजिएगा, धारा 8 क्या बोलती है। धारा 8 बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लिंग या जेंडर की जानकारी देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 8 हमें लिंग, जेंडर की जानकारी देती है, और हमें पता है जेंडर यानी कि नर और नारी, मेल और फीमेल, कौन मेल है कौन फीमेल है, या सिंपल सी बोलूं जेंडर शब्द का उल्लेख धारा 8 में देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात हो गई, सिर्फ जेंडर बोला है यहां पर, नर नारी बोला है, मेल फीमेल। आगे बढ़ते हैं। अब धारा 9 पे आइए। धारा 9 जो बच्चों है वो वचन से संबंधित है। जैसे मैं बोलूं एक वचन और बहुवचन, समझते हैं ना आप लोग, उसी से रिलेटेड। जैसे मैं बोलूं अपराध, एक वचन नजर आ रहा होगा। अगर मैं बोलूं अपराधियों, तो बहुवचन समझ में आ रहा होगा, यानी कि नंबर्स की जानकारी देता है, कितने लोग अपराध किया है किसी एक व्यक्ति ने तो एक, अपराधियों हैं तो वो ज्यादा लोग हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन से संबंधित जानकारी धारा 9 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 9 हो गई आपकी। अब आते हैं हम लोग धारा 10 पर। धारा 10 या दफा 10 या सेक्शन 10 क्या बोलता है। धारा 10 हमें एक्सप्लेन करती है या उल्लेख करती है किसके बारे में, जेंडर पहले बता चुका है, अब वो हमें बताएगा कि स्त्री और पुरुष। अब ध्यान रखिएगा, मैन और वुमेन शब्दों का उल्लेख, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, वुमेन कौन है, मैन कौन है, इसकी जानकारी हमें धारा 10 में देखने को मिलती है। और यहाँ स्पष्ट बताया गया है, किसी भी उम्र का नर यानी मेल, किसी भी उम्र की नारी यानी कि फीमेल, किसी भी उम्र का नर, किसी भी उम्र की नारी जो भी है, वो किसी भी उम्र का नर या नारी जो है वो आपका मेल फीमेल माना जाएगा। ठीक है, धारा 8 और 10 को एक साथ मिला के पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होना। जहां 8 हमें जेंडर, मेल और फीमेल, नर नारी की बात करता है, जबकि 10 हमें बताता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन है आपका कौन आपका वुमेन है और कौन मैन है। ऐसा कोई भी नर किसी भी उम्र का, ऐसी कोई भी नारी किसी भी उम्र की नर नारी हैं तो वो आपके स्त्री पुरुष कहलाएंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। धारा 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धारा 11 को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धारा 11 क्या है। धारा 11 आप मैं व्यक्ति के बारे में बताई गई है। धारा 11 आप मैं व्यक्ति के बारे में बताई गई है, किसी इंस्टीट्यूट, संस्थान, निगम, कॉरपोरेट के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो व्यक्ति आप भी हैं, मैं भी हूं, कोई कॉरपोरेट संस्था भी हो सकती है, निगमित संस्था भी हो सकती है। निगमित का अर्थ होता है, कॉरपोरेट का अर्थ होता है किसी के द्वारा कंट्रोल्ड, और नॉन कॉरपोरेट का मतलब ये है कि नॉन निगमित, ये भी आपकी व्यक्ति की श्रेणी में आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आप हैं, राम, श्याम, ये व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के द्वारा कोई संगम या समूह, ये आपका व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। और किसी व्यक्तियों के द्वारा कोई कॉरपोरेट है,
कोई संस्था है, निगमित है, निगमित का मतलब कंट्रोल्ड है किसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। अगर निगमित नहीं है तो वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि व्यक्ति का अर्थ होता है कि आप लोग, हम लोग और कोई संगम या कॉरपोरेट या नॉन कॉरपोरेटेड। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 12 को जानने की कोशिश करेंगे। 11 मैंने आपको बता दिया, अब 12 को ध्यान से समझिएगा। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जो है वो लोक से संबंधित है। लोक यानी पब्लिक। पब्लिक समझ रहे हैं ना, आप बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लोक शब्द को वर्णित हमने किया है धारा 12 में। और लोक जो है वो यहां पर आईपीसी में 2 शब्द देखने को मिलते हैं कि लोक क्या है। कोई वर्ग, ठीक है, कोई भी वर्ग, सेक्शन जैसे बोलते हैं, समाज में जो वर्ग होते हैं, उन वर्गों के द्वारा बनाया गया समुदाय। वर्ग और इन वर्गों के द्वारा बनाया गया समुदाय, कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 में शामिल करते हैं और इन्हीं को लोक या पब्लिक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैंने। वर्ग और समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं, लोक की कैटेगरी में शामिल करते हैं। आई होप 12 आपकी कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13, धारा 13 जो है वो क्वीन रानी से संबंधित है, जिसका 1950 में रिपील या हटा दिया गया है। सिंपल सी ध्यान रखिएगा, धारा 13 अब काम नहीं करती, जो क्वीन रानी से संबंधित थी। 1950 में इसको रिपील कर दिया गया है या हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए 13 समाप्त। अब आते हैं 14 पर। धारा 14 या सेक्शन 14 या दफा 14 क्या बोलती है? ये बोलती है पब्लिक सर्वेंट कौन, गवर्नमेंट सर्विस करने वाला कौन है या लोक सेवक कौन है। समझ रहे हो, लोक सेवक यानी कि गवर्नमेंट जो होते हैं ना, गवर्नमेंट में जुड़े हुए एम्प्लॉय, वो कौन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। लोक सेवक का अर्थ ये आप समझिएगा, किसी भी सरकार, चाहे वो स्टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय जिनकी अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनकी नियुक्ति हुई है या जो नियोजन के माध्यम से आए हैं गवर्नमेंट में, वो लोक सेवक कहलाएंगे। आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे लोक सेवक। यही मैंने बताने की कोशिश करी है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है या जिनको नियोजन के द्वारा लाया जाता है, जो वो आपके लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इतना हो गया। 14 धारा कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब आते हैं हम लोग 15। देखिएगा स्टूडेंट्स, 15 और 16 बताने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि 15 और 16 को हटा दिया गया है 1937 में। 1937 में इन दोनों को हटाया जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 14, 15, 16 हो गई। अब आते हैं 17। 17 जो है वो हमें सरकार के बारे में बताता है, गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट का अर्थ समझिएगा, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो सरकारें होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट कहलाएंगी। आपकी एक केंद्र पर, एक राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं वो गवर्नमेंट क्या है, तो ये हमें जानकारी देगा आपका धारा 17। ठीक है, नोट करते चलेंगे, पहले ही बोला है मैंने, धारा 17 हो चुकी है। अब धारा लास्ट हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, धारा 18। धारा 18 है भारत क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत जो है, भारत को परिभाषित करती है, इंडिया को परिभाषित करती है धारा 18। जैसे आपने संविधान में पढ़ा होगा, भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ है, ये संविधान में है। अब भारत क्या है तो उसकी जानकारी हमें धारा 18 में देखने को मिलती है। कौन कौन से राज्य होंगे, जैसा कि आपको पता हो, जम्मू कश्मीर पहले नहीं था, लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा रणवीर पीनल कोड जो जम्मू कश्मीर में चलती थी, आरपीसी, उनका अलग कोड चलता था, अब समाप्त हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए, वहां भी आईपीसी आपकी चलेगी। यानी कि ध्यान रखिएगा, भारत क्या है, पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, अब जम्मू कश्मीर भी आपका शामिल किया जाएगा धारा 18 में। तो भारत शब्द की जानकारी और भारत क्या है वो जानकारी आपको धारा 18 में देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि एक जनरल एक बात बता दूं, भारत को इंडिया भी बोलते हैं और इंडिया जो है इंडियन से निकल के आया है आपका यूनानी शब्द से, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान किसने बोला, इंडिया कहाँ से आया,
तो ये शब्द भी आप हिस्ट्री में जाओगे तो जानने को मिलेगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आईपीसी की कुछ धाराएं। अभी देखिए विद्रोह क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम लोग सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए इस लेक्चर में जो कुछ भी सीखा उसको 1 मिनट में रिवीजन के माध्यम से कवर कर लेते हैं। ठीक है। धारा 6 क्या, अपवाद, और ये अपवाद कहां पर हैं, 76 से 106 के बीच में। ठीक है। 7वां क्या है, अगर किसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है तो अगर वो शब्द दोबारा कहीं आता है तो उसका अर्थ वही माना जाएगा। ठीक है। 8वां अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 9वां याद कीजिए, 8वां फिर से बता देता हूं। 8वां यानी कि जेंडर, नर नारी। 9वां यानी कि वचन, एक वचन बहुवचन। 9वां यानी कि एक वचन बहुवचन, यानी कि अपराध और अपराधियों, नंबर्स की बात करता है। जैसे किसी ने क्राइम किया, अपराध है तो वो 1 है, अपराधियों है तो वो 2 है। एक वचन और बहुवचन की जानकारी हमें 9 से मिलती है। 10वां हमें मैन और वुमेन के बारे में बताता है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो कोई भी नर कोई भी नारी किसी भी उम्र का आपका वो मैन वुमेन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 हो गई। 11वां व्यक्ति के बारे में बताया था। 12वां आपका जो था आपका पब्लिक लोक के बारे में बताया था। 13 जो है वो हटा दिया गया है, आपका क्वीन रानी से संबंधित था 1950 में। 14 जो है सरकारी सेवक कौन है आपका, ये बताया था। 15, 16 समाप्त कर दिया गया 1937 में। 17 जो है सरकार के बारे में जानकारी देता है। और 18 जो है कि भारत क्या है, भारत जो है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहां पर आईपीसी लागू होगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और नोट जरूर किया होगा। नोट करना तो मस्ट है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं स्कीमा। इसकी एक लिमिट होती है, जैसे मोबाइल की भी एक लिमिट होती है ना, 2 GB 4 GB 6 GB भर जाएगा तो खराब चलने लगेगा। तो वो प्रॉब्लम ना हो तो उसको पहले से हम लोग रजिस्टर में नोट करते चलेंगे ताकि चीजें देर तक स्टोर हों। ये था आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सत्येंद्र जीएस एकेडमी जो झांसी है, जो एक प्रयास है मेरे द्वारा, मैं सत्येंद्र, कि मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से रिलेटेड लेक्चर ले आऊं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाता हूं, मनोविज्ञान के कुछ सब्जेक्ट, मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक जो होते हैं वो पढ़ाता हूं। आप लोगों को मैं सामान्य अध्ययन के कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक प्रयास है। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो देर ना करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मेरा प्रयास जो है वो आपके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और कमेंट जरूर करिएगा जैसा भी लगे। ठीक है। आई होप लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।